चलिए बेटा, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। तो आपका आज जो टॉपिक हमें पढ़ाना था वो टॉपिक है आपका वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में हम कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या होता है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या फॉर्मूला है, ठीक है, तो उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा कौन सा, वांट ऑफ फैक्टर। और इस टॉपिक के बाद केवल एक और टॉपिक आपका बचेगा इस चैप्टर में, ठीक है, लेकिन वो भी 2 दिन का कम से कम टॉपिक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, चलिए तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं किसे, वांट ऑफ फैक्टर को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है और अभी तक आपने कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखिए वांट ऑफ फैक्टर ये पूरी तरीके से आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपने कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सभी ने पढ़ा है। क्या पढ़ा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आप सभी पढ़ चुके हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन फ्रीजिंग पॉइंट। और ये सब किस पर डिपेंड कर रहा था, ये सब वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है, कि आप वेपर प्रेशर भी कुछ हद तक पढ़ चुके हैं। और तीसरा आपने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ये सब किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और एक फोर्थ है आपकी रिलेटिव, रिलेटिव, इसके बारे में डिटेल अभी रह गई है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक, तो ये चार आपकी जो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं और ये सब डिपेंड करती हैं किस पर, वांट ऑफ फैक्टर पर। ध्यान रखना आज हमारा पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि, कौन आया ये, हाँ भाई, आज पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि हमारा जो ध्यान रहेगा सबसे पहले किस पर ध्यान रहेगा, वांट ऑफ फैक्टर पर ही बेटा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आप सभी पढ़ चुके हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला था डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, क्यों लिख रही हूँ ये आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूले क्यों लिखे जा रहे हैं। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या था आपका, के बी इंटू एम, स्मॉल एम था। इसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम। इसका फॉर्मूला क्या था, पाई इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम आर टी। ठीक है, या सी आर टी, शायद आपको पता होगा। अब देखिए इसमें भी हमने एक चीज और पढ़ी थी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और करके, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, आपका मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होता है ना। सुनिए, तो m की जगह पर, m क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यही होगा। अब सेम अगर हम इसमें लिखें तो इसमें भी यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m की जगह पर, m की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, केवल मैं m की जगह पर लिख रही हूं इसमें, m की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, इसमें इस m की जगह पर m क्या है, यहाँ पर कैपिटल M, मोलैरिटी। ठीक है, कैपिटल M क्या है बेटा, यहाँ पर मोलैरिटी। और मोलैरिटी को क्या लिख सकते हैं आप, मोलैरिटी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं ना, ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ठीक है, और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर पर, वेपर प्रेशर भी किस पर डिपेंड करता था, वेपर प्रेशर भी डिपेंड करता था आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, ये भी डिपेंड करता था किस पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर। ठीक है, तो यहां पर आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, क्या चीज कॉमन देख रहे हैं जरा देखिएगा। ठीक है, जो समझा रही हूं उसे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर जो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है वो क्या है, ये देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जिसको गोला बना रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दिखाई दे रहा है। सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है, चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कॉमन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, चारों में क्या है आपका, बिल्कुल कॉमन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब है क्या मतलब, इसका मतलब है अगर यहां पर देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ेंगे तो जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इक्वल टू आ रहा है, मींस अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे तो यहाँ पर जो डेल्टा टी भी है वो भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे तो डेल्टा टी एफ भी इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे तो पाई इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होंगे तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इतनी बात समझ में आए। और अगर इसका उल्टा करें, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर टी भी डिक्रीज होगा। अब ये कहानी मैं आपको क्यों बता रही हूँ, समझिए क्यों बताया जा रहा है, देखिएगा। अब देखो, एक है हमारी जो आई है, हाँ भाई, जो वांट ऑफ फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर को स्मॉल आई से, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर को किससे, स्मॉल आई से हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अगर मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कम कर रही हूं तो यहाँ पर डेल्टा टीबी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना, यहाँ पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब देखो हुआ क्या, हमने अभी तक जितने सॉल्यूशन बनाए थे, हमने अभी तक जितने सॉल्यूशन बनाए थे, ठीक है, जिसमें मैंने आई की आपको वैल्यू नहीं बताई थी, ठीक है, जितने भी हमने अभी तक सॉल्यूशन बनाए थे वो कैसे थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है दे कैन नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, जो कि आयंस में ना तो डिसोसिएट हो सकते हैं और ना ही वो आपके क्या हो सकते हैं, आपस में जुड़ के एसोसिएट हो सकते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि हमने बात की थी किसकी, यूरिया की, ग्लूकोज की, इन सब के सॉल्यूशन हम धुआंधार बनाते जा रहे थे। यूरिया हुआ, ग्लूकोज हुआ, सुक्रोज हुआ, सुक्रोज का मतलब जानते हैं आप, केन शुगर, केन शुगर, शुगर केन नहीं, ठीक है, शुगर केन तो गन्ना होता है, गन्ने की जो शक्कर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, केन शुगर कहते हैं। बात समझ रहे हैं इतनी, तो समझिए इधर। तो ये सब क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आई की वैल्यू, आई की वैल्यू मींस वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, कैसे होती है अभी फॉर्मूले में आप खुद रखेंगे और आपको पता चल जाएगी कि कैसे होती है। तो पहली बात समझिए आप कि जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ये सब कहानी है। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनमें आई की वैल्यू क्या होती, हमेशा 1 होती। आई की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक, अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, मेरा तो फेवरेट इलेक्ट्रोलाइट NaCl है। ठीक है, अब ये NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, इसे अगर हम क्या कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं, ठीक है, पानी में डाला, तो इसे जब हमने वाटर में डाला, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट को जब हमने वाटर में डाला तो ये 100% डिसोसिएशन, डिसोसिएशन शो करता है। डिसोसिएशन का मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, इतनी बात आप जानते हैं, मैंने अभी तक कोई नई बात नहीं बताई है, सारी चीजें आप समझ जानते थे पहले से। ठीक है, तो NaCl है, वाटर में डाला, 100% डिसोसिएशन शो किया, Na पॉजिटिव और Cl में क्या हो गया, ये Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया। अब देखिए यहां पर जो NaCl है, मान लीजिए हमने 1 मोल NaCl लिया था,
ठीक है, 1 मोल NaCl लिया था, लेकिन आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल तो हो गया भैया इसका, किसका, Na पॉजिटिव का, और 1 मोल हो गया बेटा Cl नेगेटिव का। तो सॉल्यूशन में कितने मोल हो गए, सॉल्यूशन में हो गए 2 मोल, हो गए सॉल्यूशन में 2 मोल। हमने लिया था 1 मोल, ठीक है, 1 मोल NaCl डाला और सॉल्यूशन में कितने हो गए, 2 मोल हो गए। अब देखो यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी निकल के आ रही हैं। कौन सी प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ये जो है NaCl का 1 मोल, ये तो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू हुई, क्या हुई, थ्योरेटिकल। हमने थ्योरेटिकल वैल्यू देखी कि 1 मोल हमने NaCl लिया था, तो भाई जब पानी में डालेंगे तो 1 मोल ही तो रहेगा। लेकिन एक बंदा तो एक्सपेरिमेंट करने पे उतारू, ठीक है भाई, साइंस का बच्चा एक्सपेरिमेंट तो करेगा ही ना। तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, हम देखते हैं कि NaCl का 1 मोल कैसे रहता है। उसने पानी में डाल दिया, तो अब उसकी ये वैल्यू कौन सी निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है। अब आप एक बात और जानते हैं, क्या जानते हैं, जो आई है नॉन इलेक्ट्रोलाइट में तो आई का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट में इन सब में आई का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हो ना, ये बात मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, ठीक है। इन सब में आई का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझे इतनी। आप टॉपिक को बिल्कुल पकड़िएगा, दिमाग से पकड़ना, लेकिन ठीक है, हाथ से पकड़ने की कोशिश मत करना, फिसल जाएगा। तो अब देखिए थ्योरेटिकली, जैसे मैं आपको थ्योरेटिकली पढ़ा रही हूँ, मैंने बताया कि थ्योरेटिकली आपके जो NaCl है, जस्ट एक एग्जांपल है, NaCl है, थ्योरेटिकली मैंने क्या बताया कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना निकल के आया, 4 पास्कल निकल के आया, ठीक है। मैंने क्या कहा, एक हमने 1 मोल NaCl लिया था और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना निकल के आया, 4 पास्कल निकल के आया, ठीक है। ये मैंने थ्योरेटिकली बता दिया, लेकिन भाई साहब सामने वाला बंदा तो एक्सपेरिमेंट करने पर राजी था, वो कह रहा मैं एक्सपेरिमेंट करके निकालता हूं कि कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर 1 है NaCl का। भाई कर ले तू एक्सपेरिमेंट, है ना, तेरा तो दिमाग ही खराब है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। भाई वो एक्सपेरिमेंट करने लगा, अब जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई, उसकी वैल्यू निकल के आई 8 पास्कल। देखना उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटा, 8 पास्कल। किसकी 8 पास्कल है, ये एक्सपेरिमेंट की है, समझना। उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो पाई मींस ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना निकल के आया, 8 पास्कल निकल के आया। कौन सही, मैं सही या वो सही, भाई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। तो यहाँ पर क्या देखा गया, यहाँ पर क्या देखा गया कि जो मैंने बताई थी, मैंने जो क्या बताया था, एक वैल्यू बताई थी जो 4 पास्कल, मैंने थ्योरेटिकल वैल्यू बता दी थी कि भाई NaCl का 1 मोल रखा, आई की जगह मैंने 1 रखा, तब कितना आ गया, 4 पास्कल आ गया, समझ रहे हो ना। जब मैंने आई की जगह पर क्या रख दिया, 1, आई की जगह पर मैंने क्या रखा, 1 रख दिया, क्योंकि मैंने तो 1 मोल ही लिया था ना, मैंने थोड़ा ना सिर्फ पानी में घोला था। लेकिन उस बंदे ने क्या किया, पानी में घोल दिया, उस बंदे ने पानी में घोल दिया, तो क्या हो गया, जस्ट डबल हो गई ना, यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर कितनी हो गई, जस्ट डबल हो गई। तो यहाँ पर जब आई की वैल्यू जस्ट डबल हो गई, इसीलिए उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर जस्ट डबल आ गया, किसके, आपका थ्योरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है। मैंने जो बताया था थ्योरी के बेस पर क्या बताया था, 4 बताया था, उसने एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या बता दिया, 8 बता दिया। तो भाई कौन माना जाएगा, प्रैक्टिकली वाला तो माना जाएगा, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड माना जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा। तो ये 8 कब आया, 8 कब आया, जबकि NaCl वाटर में क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया, ठीक है। अगर डिसोसिएट नहीं होता तो मैं सही थी, मींस आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू सही थी, लेकिन जब वो क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो कौन सा हुआ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सही आ गई। अब आप कहोगे मैडम आपने क्यों नहीं सही बताया, आपने थ्योरेटिकल वैल्यू क्यों बताई। तो भाई मुझे क्या सपने हो रहे थे कि वो जो आपका एक्सपेरिमेंट करेगा उसमें वो डिसोसिएट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे डिसोसिएट नहीं करते, जैसे बेंजोइक एसिड है, डिसोसिएट नहीं करता, वो तो एसोसिएट करता है। तो ये सब डिपेंड करता है किस पर, प्रैक्टिकल पर। बात समझ रहे हैं ना, ये किस पर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल पर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ आई। वो घोल के ही पता चलेगी, वो सॉल्यूशन बना के ही पता चलेगी कि एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन हो रहा है।
बात समझ रहे हैं इतनी? तो ये आपकी आई की कहानी है कि आई निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारे हम आई कभी नहीं निकालते हैं किसमें, नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, क्यों नहीं निकालते नॉन इलेक्ट्रोलाइट में? जैसे आप ग्लूकोज ही ले लीजिए, यहां पर ग्लूकोज C6H12O6 पानी में घोल दो, वाटर में घोल दिया, तो वाटर में घुलने पर भी ये C6H12O6 फॉर्म में ही रहेगा। मींस अगर हमने ग्लूकोज का यहाँ पर 1 मोल लिया तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद भी कितना रहेगा, 1 मोल ही रहेगा। मींस जो मैंने थ्योरेटिकल वैल्यू बताई वही वैल्यू क्या आएगी उसकी, वही वैल्यू उसकी किसकी आएगी, प्रैक्टिकल वैल्यू आएगी। बात समझ रहे हैं ना? तो ये आपकी कहानी थी किसकी, आई सीखने की। अभी आई हमने सीखा नहीं है, ठीक है, केवल आई क्यों निकाला ये मैंने आपको बताया कि वांट ऑफ फैक्टर का क्या कारण है जो हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो वांट ऑफ फैक्टर आप समझे होंगे कि सॉल्यूशन के लिए, कौन बोला ये, सॉल्यूशन के लिए वांट ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। सॉरी, आई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 क्यों होती है, बिकॉज उसमें जितना हम लेते हैं, मींस ये म्यूट कौन नहीं है, छवि एक मिनट। ठीक है, तो जितना हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट थ्योरेटिकली लेते हैं उतना ही वो प्रैक्टिकली बना रहता है। मींस उसमें डिसोसिएशन या एसोसिएशन जैसी कोई कहानी नहीं होती। किसमें नहीं होती, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट में नहीं होती, जैसे कि केन शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज और आपका यूरिया। बात समझे इतनी? और जो इलेक्ट्रोलाइट है जैसे NaCl है, Al2SO4 का होल थ्राइस है, MgCl2 है, AlCl3 है, ये सब क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक है। हम लेते 1 मोल है लेकिन वो डिसॉल्व होके 2 3 4 6 मोल बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें आई की जरूरत पड़ती है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं। लॉकडाउन के कारण नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ये क्या बात है भाई? लॉकडाउन में क्या नेटवर्क भी उड़ जाते हैं क्या? भाई पढ़, कोई ना, पढ़ भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, आ जाओ, रफ कर रही हूं मैं। अब देखिए आई की वैल्यू निकालते कैसे, आई का डेफिनेशन क्या होता है? तो वांट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थ्योरेटिकल वैल्यू। ये थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल, अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान रखिए, ध्यान से पढ़िए। तो ये होता क्या है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, आई का डेफिनेशन क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व वैल्यू एंड कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू का मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू का क्या होता है आपका, ये एक रेशियो होता है। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ आई, आई इज इक्वल टू क्या है, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है भाई, बातें मत करो। ब्लर कैसे हो सकता है भाई, हमारा तो सही सा चल रहा है ये। चलो, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कॉलीगेटिव, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो समझिए और सुनिए इसे। क्या है, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो है वही कहलाता है आपका वॉन हाफ फैक्टर। ठीक है, अब देखिए वॉन हाफ फैक्टर में एक तो ये कहानी हो गई। अब देखो मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। इसका एग्जाम्पल मैं NaCl ही रखती हूँ, NaCl। ठीक है, हमने लिया 1 मोल ऑफ NaCl। अब ये NaCl क्या कर गया, डिसोसिएट हो गया। किसमें डिसोसिएट हो गया, वाटर में डिसोसिएट हो गया, और ये कन्वर्ट हो गया Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, अब तो दिख रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या हो गया, ये आपका डिसोसिएट हो गया। 1 मोल ये और 1 मोल ये, तो कितने हो गए टोटल, 2 मोल हो गए टोटल। अब इसकी आई की वैल्यू निकालनी है, इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक्सपेरिमेंट से जो हमें पता चली, एक्सपेरिमेंट से पता चली कि ये डिसोसिएट हो गया, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई बेटा, 2। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 2 अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी, जो कि हम बता रहे थे आपको, वो कितनी है, 1। ठीक है, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी निकल के आई, 2। ऐसे ही तो हमने निकालना सीखा था। ठीक है, याद है आपको, हमने सीखा था जैसे MgCl2 है, MgCl2 में मैंने बताया था आई कितना होगा, तो इसे जितना हमने तोड़ दिया था, Mg प्लस 2Cl नेगेटिव, क्या हुआ, ये 1 और ये कितना है, 2, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई थी, 3। इस फॉर्मूले से भी 3 आएगी। एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू 3, और MgCl कितना लिया हमने, 1, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई, सॉरी 3 हो गई। बात समझ रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो इसे तो खैर 1 को लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि MgSO4 है, MgSO4 में आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, एक Mg होगा और एक SO4 डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाल ली, आई की वैल्यू निकाल ली। अब देखो एक और कुछ, उस दिन जिस दिन मैं आई निकालना सिखा रही थी, मैंने बताया था कि आई आपका किस में आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है। आ सकता है कैसे, पॉइंट में आ सकता है कि यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम वैल्यू कितनी ले लेते, यहाँ पर किसी तरीके से अगर 2 मोल जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, मींस थ्योरेटिकल वैल्यू अगर आपकी 2 मोल हो जाती, और यहाँ पर डिसोसिएट होके कितना आ रहा है, 3 मोल, तो ये जो वैल्यू है वो किस में आ जाती है, आपकी पॉइंट में आ जाती, 1.5। बात समझे, तो उस दिन भी बात हो रही थी कि आई की वैल्यू क्या आपकी डेसिमल में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ठीक है, कैसे आ सकती है, ये आपको मैंने यहाँ पर बता दी कैसे आ सकती है, क्योंकि ये आई क्या है, एक रेशियो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ठीक है, इसे नोट करिएगा। चलिए सही हो गया, हो गया। देखो अब जो आई है मीन्स वांट ऑफ फैक्टर है, इसमें एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और एक और फॉर्मूला होता है आई का। ठीक है, आई का एक फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, एक होता है आपका नॉर्मल नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है किसका, आई का। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको भी हम पढ़ते हैं। चलिए आइए देखिए, इसमें जो वॉन्ट ऑफ फैक्टर है, इसमें दो टाइप की प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। एक तो आप जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, कौन सी, डिसोसिएशन, और एक कौन सी होती है, एसोसिएशन। तो क्या है, एक तो है आपका डिसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है, डिसोसिएशन, और दूसरा कौन सा होता है आपका, एसोसिएशन।
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि आई की वैल्यू कितनी होगी जब एसोसिएशन होगा, आई की वैल्यू कितनी होगी जब डिसोसिएशन होगा। ठीक है, चलिए डिसोसिएशन का मतलब क्या है, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करते टाइम पर क्या हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का। इलेक्ट्रोलाइट जो है, इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेक डाउन हो जाना एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के टाइम पर क्या हो जाना, ब्रेक हो जाना। ठीक है, जैसे कि डिसोसिएशन में NaCl कई बार रिपीटेड है, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, यहां पर 1 और यहां पर 2 मोल। ठीक है, तो इसकी आई की वैल्यू कितनी आई, ऊपर क्या लिखना है एक्सपेरिमेंटल, तो एक्सपेरिमेंटल क्या हुआ 2/1, तो आई कितना निकल के आया, आई निकल के आया बेटा 1। दूसरा लेते हैं जैसे AlCl3, AlCl3 हमने कितना लिया 1 मोल लिया। ठीक है, AlCl3 हमने कितना लिया 1 मोल लिया, और यहां पर ये किसमें कन्वर्ट हुआ Al प्लस 3Cl नेगेटिव में, तो ये 1 प्लस ये 3 कितने हो गए आपके 4 मोल। तो I इज इक्वल टू क्या हुआ 4/1 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 4। ठीक है, सॉरी I इज इक्वल टू 2 आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने। I इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपका 4 आ गया। हो गई इतनी बात, चलिए तो ये आपका I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 4। अब देखो एक बात आप बिल्कुल ही कह सकते हैं सिंप्लीफाई इजी, या फिर से क्या कहें, आप एनालाइज कर चुके होंगे। क्या एनालाइज कर चुके होंगे, जो डिसोसिएशन है, डिसोसिएशन में हमेशा क्या होता है, डिसोसिएशन में हमेशा इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होता है, और जब इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होता है तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कि एक आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आई की वैल्यू, आई की वैल्यू हमेशा अगर 1 से अधिक हो, आई की वैल्यू अगर 1 से अधिक आ रही है, देखो यहाँ पर 2i यहाँ पर 4i, तो आई की वैल्यू अगर 1 से अधिक आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, डिसोसिएशन हो रहा होगा। ये आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लो बिल्कुल कान खोल के। ठीक है, क्या मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा आई की वैल्यू 3.5 आ रही है, एसोसिएशन हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू 1 से तो ज्यादा आ रही है ना, 3.5 बोल रही हूँ, तो आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है। तो जब भी आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आए, 1 से ज्यादा का मतलब क्या है, डिसोसिएशन हो गया भाई, हमने 1 मोल लिया था और वो 3.5 मोल में टूट गया। ठीक है, तो डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। ये बात आपको बिल्कुल अपने दिमाग में छाप के रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ये। अब आता है एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना। आपने लिए हैं 2 मोल और सॉल्यूशन बन के वो क्या बना ले, 1 मोल बना ले। ठीक है, जैसे जैसे आपका बेंजोइक एसिड C6H5 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, एक मिनट, C6H5 COOH होता है ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, एक ये है, प्लस दूसरा मॉलिक्यूल लिया हमने C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, दोनों ही ये क्या है बेटा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड दिखाई दे रहे हैं, दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे बिल्कुल, ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, अब इस बेंजोइक एसिड को हमने किस में डाला, सॉल्यूशन में डाल दिया, हमने किस में डाल दिया, सॉल्यूशन में, मींस वाटर में डाल दिया सॉल्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, यहां पर कितने मोल लिए, 1 मोल ये है, 1 मोल ये है, तो टोटल कितने मोल हो गए, 2 मोल, 2 मोल हो गया बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में डाले ये तो चिपक गए। ठीक है, मींस क्या हो गया, एसोसिएट हो गए, दूर दूर जाने की जगह, टूटने की जगह क्या हो गए, जुड़ गए, मींस डाइमर बना लिया इन्होंने, क्या बना लिया, डाइमर बना लिया। कैसे डाइमर बनाया, C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये दिख रहा है बिल्कुल ऐसे ही। अब ये वाला जो OH है, ठीक है, ये इसके साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो यहां पर क्या हुआ, ये जुड़ गया OH
सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C6H5, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, ये आपस में जुड़ गए। ठीक है, OH का मतलब है यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा O। तो इस तरीके से इसने क्या बना लिया, डाइमर। ये क्या बन गया, डाइमर ऑफ बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड का भी डाइमर बन सकता है। ठीक है, डाइमर, दोनों आपस में चिपक गए। तो यहां पर तो हमने 2 मोल लिया था, यहां पर कितना बचा, यहां पर बचा बेटा 1 मोल। दिख रहा है ना ये वाला। ठीक है, कितना बचा यहाँ पर 1 मोल। अब इसकी आई निकालनी है। ठीक है, एसोसिएशन की आपको क्या निकालनी है, आई निकालनी है। इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, इसकी आई निकालनी है। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, आई इज इक्वल टू आपका एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू। तो ऊपर एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू लिखते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू कितनी निकल के आई, 1। ठीक है भाई, एक्सपेरिमेंट करके देखा तो कितने मोल बन गया, वो आपस में चिपक गया, तो चिपक गया तो वो दोनों 1 मोल बन गए। तो 1 अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू, हमने तो 2 मोल डाले थे, तो क्या हो गया 1/2 हो गया। तो आई की वैल्यू, जहां पर भी एसोसिएशन होता है वहां पर आई की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होती है, 1 से कम निकलती है। तो आई की जो वैल्यू है वो कैसी निकले, 1 से कम निकले। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर एसोसिएशन क्या हुआ है, वहां पर एसोसिएशन हुआ है। वही कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बात समझ गई ये वाली। ऊपर क्या लिखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 1 मोल हो गया। और नीचे क्या लिखते हैं आपका, कौन सी वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। ठीक है, थेरोटिकल वैल्यू, थेरोटिकल वैल्यू कितनी है 2। तो 1/2, आई की वैल्यू क्या आई 1/2, आई की वैल्यू अगर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ है, वहां पर एसोसिएशन हुआ है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कब एसोसिएशन होगा और कब डिसोसिएशन होगा। आई थिंक आप समझे होंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, समझे या नहीं ये भी बता दो मैं। यस लिख दीजिए समझ गए तो। ओके, और भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। चलिए, अब देखो इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी हम निकाल सकते हैं, इस वाली आई से। अब देखो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है, बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास आप निकालेंगे, एम बी कितना निकल के आएगा 122। और इसका इसका अगर आप एक मोल का 122 MB, और इसका आप MB निकालेंगे ना, तो इसका MB जस्ट डबल हो जाएगा 244। ठीक है, 244 इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। इसकी जो वैल्यू है इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना है आपका, यहाँ पर नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 122। कितना है 122 अपॉन दूसरा एबनॉर्मल, ये तो एबनॉर्मल हो गया ना, डाइमर बना लिया, एबनॉर्मल हो गया, कितना है 244। तो ये आपका 1/2। इस तरीके से भी आपका 1/2 आ सकता है, किसके बेस पर, मॉलिक्यूलर मास के बेस पर। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर मास के बेस पर भी हम आई निकाल सकते हैं। अगर आपको पता ना हो कि ये क्या है, यहाँ पर कितने मोल आपने लिए हैं, तो मॉलिक्यूलर मास से भी आप वॉन ऑफ फैक्टर को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई थिंक आप ये सब समझ गए हैं बहुत अच्छी तरीके से। हो गया, चलो इसके क्वेश्चन है हम परसों करेंगे। ठीक है, देख लीजिएगा कल पढ़ाते हैं या नहीं, वैसे तो कल की छुट्टी रखेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो अब मिलेंगे हम आपसे परसों, और तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय।